नमस्ते दोस्तों, आप सभी काफ़ी उत्साहित और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। रीजन बिंग कि बहुत सारे एग्जाम्स जिनसे जॉब लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, उनके डेट्स आ चुके हैं। इसी तरह आप उत्साहित रहें, अपने ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट एक्टिव रखें और जॉब सुनिश्चित करें। कुछ एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने हैं, जैसे कि SBI क्लर्क, PFRDA वगैरह। तो उनको इतने कम समय में कैसे तैयारी करनी है, इसको लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन और भय है। इस वीडियो में उसके बारे में भी देखेंगे और इस वीडियो का जो मेन पर्पस है NHB का पार्ट 2 उसको भी देखेंगे। पार्ट 1 जीके का जो कि पहले ही अपलोडेड है। NHB का एग्जाम 18th को हुआ था और इस वीडियो के बाद IPS RRB SO उसका भी एग्जाम 18th को ही था, उसके जीके को भी डिस्कस करेंगे। पूरा आपको मजा आएगा क्योंकि इससे आपका व्यू पॉइंट काफ़ी बढ़ जाएगा, आपका होराइजन काफ़ी दिमाग का बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारे कोर्स अवेलेबल है। अगर सारे बैंक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, RRB SBI IAPS, तो आप हमारे litmo.in पे जाओ और कोर्सेज देखो और परचेज करो, ठीक है। वहीं RRB और RBI असिस्टेंट के लिए केवल यह क्रैश कोर्स चल रहा है। 8 सेशन के अंदर इसे कंप्लीट किया जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विथ विच इंश्योरेंस कंपनी भारती एक्साइज टू मर्ज इट्स जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस। दोस्तों, मर्ज एंड एक्विजिशन का यह क्वेश्चन है। हमारे कोर्सेज में यह पूरी डिस्कस हुआ था यह क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी पता हो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि भारतीय एक्सा जो है, भारतीय और एक्सा दो कंपनियों से मिलकर बना है और किसी से मर्ज या कोई इसको एक्वायर कर रहा है तो इसे बड़ी कंपनियां होगी। भारत में अगर सबसे बड़ी कंपनी अगर इसको कोई एक्वायर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई प्राइवेट ही हो सकती है। पब्लिक के होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि पब्लिक को तो पहले से ही सरकार रिस्ट्रक्चर कर रहा है, OICL वगैरह को इकट्ठा ला रहा है। तो भारतीय एक्सा को कौन मर्ज किसके साथ हो सकता है। भारत में सबसे बड़ी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वह है ICICI लोम्बार्ड, जिसका आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड। तो ऑप्शन इसका है आंसर ए। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों, आपको बताएं दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है जनरल इंश्योरेंस, आपने देखा ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि LIC वगैरह। लाइफ इंश्योरेंस में LIC वगैरह डील करती है। जनरल इंश्योरेंस में इन तरह की कंपनी जैसे भारतीय एक्सा हो गया, बजाज अलायंस और जनरल इंश्योरेंस। और इन सबको जो रेगुलेट इंडिया में करता है वह है IRDAI, मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस। दोस्तों, इस इंश्योरेंस पैकेज के बारे में क्या आपको पता है? आप जरा सोचो। जी हाँ, इसके तहत जो भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स वगैरह जिनकी डेथ हो जाती है, उनको इसके थ्रू मदद मिलता है। तो इस क्वेश्चन में यह बताना था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है इस इंश्योरेंस को प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों, एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आता, आपको कुछ नहीं पता है, तो भी आप इसको कैसे सॉल्व करते। इसके लिए पहला तो यह है कि आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए चीज़ों की। अगर होती तो आप ऐसे सोच सकते थे कि भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक जो इंश्योरेंस करती है वह है NISCL। हाइंड साइड में आप कह सकते हैं कि मुझे आंसर पता है तो मैं ऐसा बता पा रहा हूँ, बट आप भी ऐसा सोच सकते थे क्योंकि NISL कंपनी है, इनके फाउंडर थे दोरबजी टाटा के फाउंडर। इन्होंने इसको बनाया था और यह भारत की, एक तो यह क्लू है। दूसरा क्लू ऐसे आप सोच सकते थे कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन है इंश्योरेंस में, तो वह भी NISCL है। तो इसलिए NISCL पे आप रिस्क ले सकते थे और इसका आंसर है NISCL। 50 लाख का इंश्योरेंस है। आगे के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने का इंश्योरेंस कवर है, तो 50 लाख का। तो आप यह बात याद रखना। यह भी न्यूज में था, कारण कि पहले तो इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था इस इंश्योरेंस स्कीम को, फिर 25 सितंबर के आसपास इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह सितंबर का न्यूज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द योजना विच इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन विच कंप्लीटेड 6 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इन अगस्त 2020। तो अगस्त 20 में किस योजना ने 6 साल पूर्ण कर लिए। इसका भी आपको एग्जाम में कुछ नहीं पता है तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार के किस योजना से हो सकता है? PM किसान से होगा क्या? नहीं। मनरेगा से? बिल्कुल नहीं। 7 निश्चय? पता नहीं। PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि सरकार का जैम ट्रिनिटी था, जन धन आधार मोबाइल। तो जन धन योजना का 6 साल पूरा हो गया। जब मोदी जी पहली बार आए थे तो अगस्त 2014 में इसी योजना का तो शुभारंभ हुआ था। तो आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आप टिक मार सकते हैं। जरूरत है आपका माइंडसेट किस टाइप का है उस पर आपको फोकस करना है। चीज़ों को रिलेट करने की जरूरत है, सारे गियर को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें आई थी,
उसको देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अभी जो टोटल आंकड़े हैं वह है 40 करोड़ 35 लाख अगस्त 2020 में। तो यह फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्ट डेटा आपको पता होना चाहिए। तो 40 करोड़ है इसका आंसर। उसी तरह डिपॉजिट कितना हुआ है, तो अगस्त 2020 का आंकड़ा है कि 1,30,701 करोड़। तो मतलब कि 1 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन, तो मतलब 1.3 ट्रिलियन। इन सब चीज़ों को भी आप ट्रिलियन क्या होता है, करोड़ क्या होता है, बिलियन क्या होता है, इनके बीच रिलेशन याद रखना, नहीं तो ऑप्शंस दे दिया तो आपको आते हुए भी आप गच्चा खा जाओगे। वहीं पे डिपॉजिट पर अकाउंट के हिसाब से देखें तो यह था 3,239 रुपया अगस्त 2020 में। यह 3 क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। उसी तरह जुलाई 2020 में नंबर ऑफ विलेजेस नॉट हैविंग बैंकिंग टच पॉइंट विद इन 5 किलोमीटर इन जेडीडी ऐप। तो दोस्तों पहला तो एक आ गया कि ये जेडीडी ऐप क्या है, तो एक क्वेश्चन तो इस पर ही पूछा जा सकता है। तो क्या आपको पता है जेडीडी ऐप क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आप सोच सकते हो, यह है जन धन दर्शक ऐप। तो चूंकि पीएमजेडीवाई के से यह ऐप बन के निकला है, तो इसमें जन धन योजना है, तो इस ऐप में भी जेडी है तो जन धन होगा, ठीक है। और यह 5 किलोमीटर मीन्स रास्ते वगैरह को बताता है, तो ये दर्शक। तो आप थोड़ा गौर से देखना इन सारी चीज़ों को, तो आप गेस कर पाओगे। तो 1198 आंसर हो गया, 1198 विलेजेस। वहीं यह रुपए कार्ड के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से इसको देख लेना। कुछ और चीज़ें जो इस रिपोर्ट से निकल के आई थी वह था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है ओडी, उसकी लिमिट दोगुनी कर दी गई है, 10,000 रुपये, और बिना कंडीशन के 2,000 मिलेंगे। वहीं अपर एज लिमिट बढ़ाकर 60 से 65 कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 आरबीआई टू। दोस्तों 24 इसलिए है कि बाकी के 20 पहले पार्ट में हो चुके हैं, उनको आप जरूर देख लेना, यह मत सोचना कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आरबीआई टू इंट्रोड्यूस फ्रॉम जनवरी 1, 2021 द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक अंडर विच रिकन्फर्मेशन ऑफ की डिटेल्स मे बी नीडेड फॉर पेमेंट्स बियॉन्ड। अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला तो क्वेश्चन कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। दोस्तों अगर चेक से पेमेंट आप कर रहे हो और वो सही तरीके से नहीं हो, उसमें कोई फ्रॉड हो जाए तो नेगेटिव पेमेंट हो जाएगा, इस कारण इसको नाम दिया पॉजिटिव पेमेंट। तो इससे यह पता चल गया कि यह शायद ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बातें चल रही है, क्योंकि चेक में क्या हो सकता है, ज़्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह चीज़ें हो सकती है। उसके लिए क्या किया गया है कि 50,000 से रुपये से अगर ऊपर आप देते हो तो यह इसको आपको अपनी कुछ डिटेल्स रिकन्फर्म करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे आपसे पूछते हैं कि मैंडेटरी कितने के लिए है, तो मैंडेटरी है 5 लाख से ऊपर के लिए। अगर आप बैंक को बोल दो कि नहीं हमें 50,000 से ऊपर के लिए हमसे बार बार मत पूछो, तो वह मान लेती है इस बात को, वह डिफ़ॉल्ट मोड पे 50,000 के ऊपर ही चालू हो जाता है, लेकिन मैंडेटरी 5 लाख के ऊपर है। 5 लाख के ऊपर आप कुछ भी बैंक को बोलोगे वो लोग नहीं मानेंगे, आपसे रिकन्फर्मेशन जरूर लेंगे। जो इन सारी चीज़ों को करती है वह है सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखना। ऑप्शन है ए, ठीक है दोस्तों। और इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि क्रॉस चेक किया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 25 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनाउंस्ड द डील टू एक्वायर द किशोर बियानी प्रोमोटेड डैश ऑन ए स्लम सेल बेसिस ऑफ 24,713 करोड़। यह भी काफ़ी फेमस था, न्यूज में था। रिलायंस ने, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उन्होंने किशोर बियानी की कंपनी को एक्वायर कर लिया और इनकी कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप एक अम्ब्रेला का ग्रुप है, उसके अंदर ये ईजी डे, बिग बाजार, फैशन, एफपीबी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यह भी काफ़ी न्यूज में है। कारण क्या है कि जेफ बिजोस जो कि अमेजन के सीईओ हैं, उन्होंने पहले से ही फ्यूचर ग्रुप में $1 बिलियन लगा चुका था और उनका एक डील था कि जब भी किशोर बियानी जी को अपना फ्यूचर ग्रुप बेचना होगा तो पहले जेफ बिजोस से परमिशन लेना होगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं लिया और सीधे उन्होंने रिलायंस, मुकेश अंबानी जो भारत के आका है, उनसे उन्होंने डिस्कशन किया और बेच दिया। तो जेफ बिजोस इन सब बातों को समझ चुके हैं, उनको पता है कि बाकी सारी कंपनियां तो रिलायंस से मिल चुकी है, तो वह भारत में यह केस नहीं लड़ रहे हैं। और यह आर्बिट्राज का सबसे बड़ा कोर्ट है, वह है सिंगापुर में, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्राज, तो वहाँ पर यह केस चल रहा है। रिलायंस इस काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इस बार। एक तो मुबाडाला पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुबाडाला किस कंट्री बेस्ड है, तो अबू धाबी बेस्ड है। अबू धाबी की ये दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। पहला कौन है, तो पहला है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इन दोनों ने पैसे लगाए रिलायंस के वेंचर में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सेनकाकू आइलैंड, यह कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इस आइलैंड को? काफ़ी ज़्यादा यह न्यूज में था, काफ़ी ज़्यादा। आपको बता दें सेनकाकू आइलैंड को जो एडमिनिस्टर करता है वह है जापान।
बट इस पर जो दावा ठोकता है वह चाइना और ताइवान भी है। आप देख पा रहे हो यह सर्किल है, यह है सेनकाकू आइलैंड छोटा सा, और इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है जापान। तो यह डिस्प्यूटेड आइलैंड है। वहीं पे जापान और रसिया के बीच में भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसका नाम है कुरिल आइलैंड। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए, कुरिल आइलैंड। बढ़ते हैं 27 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। गिद्दा डांस, जिसे गिड्डा भी बोलते हैं, यह कहाँ का फोक डांस है, किस स्टेट का? तो यह डांस यह है, आप जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन, पंजाब है। और यह बिहू है जो कि असम में होता है। यह भी काफ़ी फेमस है क्योंकि आईपीएल में जोफ्रा आर्चर ने यह डांस किया था अपने टीममेट रियान पराग को देखने के बाद। तो यह भी न्यूज में है। तो आगे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है। बाकी आप जो इंडिया के फोक डांस है, जैसे कि राजस्थान का फोक डांस क्या हो गया, जैसे घूमर हो गया, इन सारी चीज़ों को आप देख लेना। FCRA का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी फेमस में यह भी था क्योंकि FCRA का जो एक्ट है यह 2010 में आया था और 10 साल होने के बाद इसका फिर से इसमें बदलाव किए गए हैं। तो इस कारण यह न्यूज में था। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक कारण और यह न्यूज में था क्योंकि जब PM केयर फंड आया था तो उसमें इनको FCRA से काफ़ी एग्जाम्पशन मिला था। दोस्तों, FCRA एक्ट आने के बाद ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे जो इतने भी NGO होते हैं उन पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गई है। उनको कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा? अब यह पूरा होम मिनिस्ट्री देखेगा। भारत के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। तो इनके लिए अब काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो एक तरह से खैर इतना डिस्कशन नहीं जाएंगे, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसका फुल फॉर्म था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और इसमें चेंजेस हुए हैं 2020 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह भी क्यों पूछा गया? क्योंकि यह न्यूज में था। जब कोरोना वायरस हुआ था तो भारत की सरकार ने, खासकर यूपी की सरकार ने बोला कि हम लेबर लॉस में काफ़ी चेंजेस करेंगे, 12-12 घंटे तक काम कराएंगे लेबर को। और जितने भी कंपनियां हैं, जैसी जर्मन कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जिनका काफ़ी दम भरते हैं, वो भारत में और मैन्युफैक्चरिंग करे। तो हुआ क्या कि लेबर लॉस का क्या होगा? तो उसके लिए फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी बात हुई थी। इस कारण यह अखबारों के प्रमुखता में था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जो भी अच्छी चीज़ें होती है उनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर स्विट्जरलैंड ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन्स ट्रेड सेंटर टू कम अप इन। यह भी आपको नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? खैर वैसे यह भी न्यूज में था। एक तो क्या है कि भारत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सेंटर बना और फर्स्ट इंटरनेशनल, और उसमें भी सारी महिलाएं हैं। तो सॉरी, एनालॉजी ले सकते हैं कि जो स्टेट ज़्यादा लिटरेट है वहीं पे ऐसी चीज़ें हो पाएंगी। तो इस हिसाब से केरला हम इसको बोल सकते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप सोच सकते हो एग्जाम में। ज़्यादातर केसेस में आपके आंसर सही होंगे। तो केरला सही आंसर है। UN का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके लाइन पे यह काम किया जा रहा है और यह केरला के एनगा वैली में यह सेटअप हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 पे। रूबल कहाँ की करेंसी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रसिया। ठीक है, बढ़ते हैं 32वें पे। हु हैज लॉन्च्ड ए न्यू लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स with credit amount in the range of 2 lakh to 50 lakh for skilled workers employed in the informal sector of Delhi। तो दिल्ली में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनके लिए, घर के लिए कौन यह क्रेडिट देगा? आपको इसका भी नहीं पता है कि मुझे यह भी नहीं पता है मैं कैसे इसको एग्जाम में इसको सही बनाता। तो उसके लिए आप सोच सकते थे कि एक तो घर बनाने की बात हो रही है और स्कीम का नाम है अपना घर ड्रीम्स। तो या तो HDFC हो सकता है या तो ICICI। ठीक, क्योंकि इन्हीं दोनों का काम, इनके तो फुल फॉर्म में हाउसिंग डेवलपमेंट आता है। और ICICI चूँकि ज़्यादातर इंश्योरेंस वगैरह इन सब कामों में रहता है और इनका काम ही वही है। तो आप थोड़ा भी अगर बैंकिंग न्यूज पढ़ते होंगे तो ICICI का होम फाइनेंस एक स्कीम है, वह इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम करता है। बाकी लोग बहुत ही पीछे हैं। कारण यही है कि ICICI का जो मार्केट कैप है वह 59,000 करोड़ के आसपास है। भार्गव दास गुप्ता इसके CEO है और भारतीय एक्सा जिसको इन्होंने एक्वायर किया अभी, उनका मतलब 2800 मार्केट कैप था। ठीक है, इसका आंसर था ICICI होम फाइनेंस। तो आप रिस्क ले सकते हो एग्जाम में इस तरह। विच बैंक इन इंडिया लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फिनांस इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक तो भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हो रहा है, वो भी इको फ्रेंडली बनाने के लिए फिनांस प्रोजेक्ट। तो यह तो कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे बैंक में कंपनी अपने अकाउंट खुलवाते होंगे। तो आम कंपनियां भारत की तो ये काम कर ही नहीं सकती है क्योंकि भारतीय कंपनियों में, बैंकों में कोई एक तो अपना अकाउंट खुलवाएगा और इतने पैसे तो कमा ही नहीं पाता है कि इकोनॉमी के लिए, मीन्स इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर पाएगा।
तो यह किया है हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन HSBC ने। तो HSBC ने यह ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लाया है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए अपने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, जितेंद्र सिंह ने एक फाउंडेशन स्टोर ले किया, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे किया? आपको यह बताना है कि अरुण जितेंद्र सिंह कौन से मिनिस्टर हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपके लिए। और अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेटअप हो रहा है हीरानगर जम्मू में। तो ऑप्शन हो गया डी, जम्मू। याद रखना, आप कहीं कश्मीर आ गया तो कश्मीर नहीं मार देना, अलग अलग है, आप जम्मू याद रखना। बारीकियों को आप थोड़ा ध्यान से, ऑप्शन आ गया 5, हो जाओगे आप कन्फ्यूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। C449 भी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई इनका सीरीज चलता है, उसमें यह 49th यह जहाज था। यह कमीशन हुआ कहाँ से हुआ? चेन्नई से हुआ। चेन्नई कोस्टल रीजन है, इसलिए वहाँ से होता है। इसको किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है? तो जैसे एयरपोर्ट को संभालते हैं GMR, उसी तरह ज़्यादातर शिप्स को संभालती है L&T, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों L&T। यही पूछा गया था एग्जाम में। यह थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन है काफ़ी आसान। आपको उस रिस्क के बारे में बताना है। नेम द रिस्क विच अकर्स व्हेन ए borrower फेल्स टू मेक फुल एंड टाइमली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डेप्ट सिक्योरिटी इन्वॉल्व। तो कौन सा यह रिस्क है जहाँ पे पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों डिफॉल्ट हो जाता है? सिंपल सा है, डिफॉल्ट रिस्क होगा। और इसका भी फार्मूला होता है कि कितना क्रेडिट रिस्क के अंदर में आता है। और बैंक इसलिए क्रेडिट ऑफिसर हायर करते हैं। अभी वैकेंसीज भी काफ़ी क्रेडिट ऑफिसर के आए हुए हैं, PNB में आ रखे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में आ रखे हैं। उनका काम यही होता है कि इन सभी चीज़ों को चेक करना कि किसमें कितना रिस्क है, ताकि लोन उसी हिसाब से दिया जा सके। अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क में भी लोन कितना सीवियर है, उसको फार्मूला उसको होता है, उसका डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी और लोन सीवियरिटी, उसके हिसाब से पता करते हैं कि कितना यह रिस्क कितना ज़्यादा है। यह सब चीज़ें मैं आपको कभी दूसरे चीज़ों में बताऊँगा, जहाँ उतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि, यह एक योजना थी सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिसमें के तहत 10,000 करोड़ रुपये मिलने थे। कोरोना वायरस के कारण सभी की जॉब चली गई थी, डिमांड कम हो गए थे, तो स्ट्रीट वेंडर्स की भी जान पे बनाई थी, उनके लिए स्कीम निकाला गया था। तो बेसिकली यह जो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है, यह कब तक इम्प्लीमेंट होगा? आंसर था मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द ट्रांजैक्शन इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी विद ईच अदर but in different currencies. The parties are essentially loaning each other money and will repay the amounts at a specified date and exchange rate. दोस्तों, यह काफ़ी दफ़ा न्यूज में आया। पहली बार जब भारत श्रीलंका के बीच करेंसी स्वैप हुआ था, तो फिर अभी भारत और श्रीलंका के बीच $400 मिलियन का करेंसी स्वैप हुआ था। तो हमने डेली जीके में भी करेंसी स्वैप क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया था। इसका आंसर था करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप्स आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज लोन इन वन करेंसी टू ए लोन इन अनदर करेंसी। काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, रिस्क से बचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यह भी न्यूज में था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया हैज ज्वाइंड दजीबौती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दाह अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर हेल्ड वर्चुअली। आपको यह बताना है कि यह DCOC किस चीज़ पे एम्ड है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ जाते हैं, बट आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। जब इंडोनेशिया जेद्दाह वगैरह आ गया, तो जाहिर सी बात है कुछ आर्म वगैरह रिलेटेड बातें होंगी। तो रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी अगेंस्ट शिप्स, तो जहाज वगैरह पे जो रोबरी वगैरह होता है उनके लिए बनाया गया था। उसी पे ऑब्जर्वर, भारत को ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको टफ मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है। आपके लिए टफ है, सभी के लिए टफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। EPF रूल मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रूल होता है। उसके हिसाब से एनी member that is an employee whose monthly pay is below dash is a member of the EPF scheme and falls under the purview of EPFO। तो टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। न्यूज़ में यह भी था, वैसे काफ़ी अप्रैल जून के आसपास न्यूज़ में था यह। तो 15,000 से आप काफ़ी कम कमाते हो तो मीन्स उनको EPFO में शामिल करना होता है, थोड़ा यह नियम है। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से ही आए थे, जो आसपास के जो न्यूज़ हुए थे उनसे ही आए थे। तो आप ये बात याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए और निश्चिंत रहिए अपने एग्जाम के लिए। और कोई भी डाउट हो तो हमसे आप संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में IAPS RRB के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, अवेलेबल तो है, उनका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा कल से। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खरीदिए और जॉब सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों,
तो विदा लेते हैं आपसे, जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।